नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूँ आपके साथ ऋषा। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में या टीबी के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बंका सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अगर टीबी जैसी बीमारी के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शियस बीमारियों में से एक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस शरीर के कौन से अंग को अफ़ेक्ट करता है और इसका बेसिक कॉज़ क्या होता है? देखिए, टीबी जो होता है वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उससे होता है। और जहाँ तक बात रही कि ये कौन से ऑर्गन्स या अंग को इन्वॉल्व करता है, तो ये शरीर के किसी भी ऑर्गन या अंग को इन्वॉल्व कर सकता है या उसमें टीबी कर सकता है। बल्कि हम लोग ये भी कहते हैं कि रियल प्रेगनेंसी को छोड़ के टीबी कुछ भी कर सकता है, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी भी सिम्टम से आपको आ सकता है। पर मुख्यतः हम लोग टीबी को दो भाग में बांटते हैं, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े के अंदर का टीबी होता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े के बाहर का टीबी होता है। तो ये हम लोग दो डिमार्केशन करते हैं अपने इलाज के हिसाब से। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर कोई टीबी से ग्रसित है, तो पहले कुछ लक्षण से वो पहचान में आ सकता है कि उन्हें टीबी हुआ हुआ है? देखिए, जैसा फिर मैंने कहा कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो मैं दोनों को अलग-अलग तरीके से बताता हूँ। पल्मोनरी टीबी जो होता है, जैसा मैंने कहा, फेफड़े से रिलेटेड होता है। तो इसमें मुख्यतः जो सिम्पटम्स होते हैं, खाँसी आना, जो 10 से 15 दिन से आपको लगातार खाँसी आ रहा है, खाँसी में बलगम आना, बलगम में खून आना, ये सब कुछ हो सकते हैं। बुखार आना, अगर आपको हफ़्ते 10 दिन से बुखार आ रहा है, खासकर रात में आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, वज़न में कमी हो रही है, तो ये सब कुछ पल्मोनरी टीबी के निशान होते हैं। या फेफड़े में दर्द होना। और अगर मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करूँ, तो जब मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करता हूँ, तो बॉडी के सारे ऑर्गन आ जाते हैं। उस ऑर्गन के अंदर किडनी भी है, लीवर भी है, पेट भी है, बोन भी है। तो हर ऑर्गन के सिम्पटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बोन का अगर मान लें, तो बोन में हो सकता है कि पेन हो, आपको वहाँ पे एब्सेस हो, जिसकी वजह से वहाँ पेन हो रहा है, या उसके साथ नसों में दबाव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पाँव में दर्द हो रहा है। अगर हम पेट की बात करें, तो हो सकता है आपको भूख नहीं लग रही हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, उल्टी आ रही हो, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हों। तो हर ऑर्गन के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। तो इसी के लिए ये एक कोई सिम्पटम जो हम कहें जो नहीं है, हाँ, कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स कहते हैं, कि जो मेन सिम्पटम नहीं होते बट साथ में पाए जाते हैं। जैसे भूख नहीं लगना, वज़न में कमी आना, बुखार रहना। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिस पे हम हर मरीज़ में अक्सर देखा करते हैं। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि आपने जैसे कि बताया कि अक्सर बलगम में खून आता है, खाँसी होती है तो फिर बलगम भी होता है, तो साथ में तो क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है जो करवा सकते हैं कि जिससे पता लगे कि उन्हें टीबी हुआ हुआ है? जी, फिर अगेन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बार-बार 2 डिवीज़न में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का ही डिफरेंट तरीके से इलाज होता है, डायग्नोसिस होता है। पल्मोनरी टीबी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको बलगम आता है, तो आप बलगम के अंदर टीबी का जाँच कर सकते हैं। स्टेनिंग होता है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, कल्चर होते हैं। आप उन तीनों के जाँच के माध्यम से टीबी को डायग्नोज़ कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, तो फिर अगेन जिस भी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से हमें जाँच करनी पड़ती है। तो पल्मोनरी टीबी सबसे आसान है जाँच करना। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कई बार बहुत सारे जाँच के बाद भी हमें नहीं क्लियर कट मिलता है, और हमें कभी-कभी अंदाज़न भी दवा उनको देना पड़ता है। सर, अगर बात करें आजकल की तो फिर देखा जाता है कि ये सब लोग ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया ये चीज़। पुरुष भी जो जो पुरुष होते हैं वो भी इससे ग्रसित होते हैं, जो महिलाएँ होती हैं वो भी इससे ग्रसित होती हैं। तो मेरा ये मुख्य सवाल आपसे यह है कि क्या स्मोकिंग की भी इसका मुख्य कारण होता है? क्या जो लोग धूम्रपान करते हैं उसके वजह से भी टीबी होता है? देखिए, डायरेक्टली तो धूम्रपान का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिससे आपको टीबी होगा। हाँ, ये है कि आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपने खाने-पीने में लापरवाही की है, आप क्राउडेड स्पेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको टीबी हो सकता है। सर, जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, जो टीबी से ग्रसित होते हैं, तो उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? चाहे वो अपने खान-पान को लेकर हो, डेली लाइफ़स्टाइल को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो? देखिए, वही फिर पल्मोनरी टीबी जो होता है, वो उसके मरीज़ जो होते हैं, उनको थोड़ा-सा 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते अपने आस-पास खुले एनवायरनमेंट में रहना चाहिए।
बुज़ुर्ग और बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। ये कुछ हैं जो सोशल हम लोग कहते हैं कि आपको सोशली करना चाहिए। दूसरा जो खान-पान की बात है, तो खान-पान में हम लोग कोई परहेज़ नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा खाइए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, ताकि आपको जल्दी-जल्दी ताकत आएगी और आप ज़्यादा अपने बीमारी से लड़ पाएँगे। बाकी ऐसा सिम्पटम्स के ऊपर ही अगर आप ठीक हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड मोबिलिटी के लिए नहीं बोलते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको स्पाइन में टीबी है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि आप चलिए फिरिए। तो सिम्पटम के हिसाब से ही आपको अपना कार्यक्रम या दिनचर्या करना पड़ता है। बाकी खाने-पीने में हमारी तरफ से एज़ पर टीबी के लिए कोई परहेज़ नहीं होता। सर, आपने बात की सोशल प्रिकॉशन लेने की, तो क्या टीबी के जो मरीज़ होते हैं, उन्हें उनके द्वारा बाकियों को भी फैल सकता है टीबी? जी, बिल्कुल, जो पल्मोनरी टीबी होता है जिसमें हम बलगम के अंदर टीबी को पाते हैं कि बलगम दिया और उसमें टीबी पॉज़िटिव आ रहा है। तो ये ऐसे मरीज़ हैं जो अपने खाँसी से या अपने उससे दूसरों को फैला सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को हम लोग ज़रूर कहते हैं कि आप कम से कम 2 या 3 हफ्ता टीबी की दवा शुरू करने के बाद 2 हफ्ते तक आप अपना ये प्रिकॉशन थोड़ा रखें कि मास्क लगाएँ, खुले रूम में थोड़ा-सा वेंटिलेशन रखें ताकि खुले रूम रहे, या कम से कम बुज़ुर्ग बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। बाकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है वो यूजुअली इन्फेक्टिव नहीं होता है। उनके लिए ऐसा कोई परहेज़ का कुछ ज़रूरत नहीं होता है। वो अपना नॉर्मल लाइफ़ जैसे जी रहे हैं वैसे जी सकते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि काफ़ी केसेज़ में कहा जाता है कि टीबी जैसी बीमारी जानलेवा भी होती है। तो क्या ऐसा होता है कि जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, या फिर ऐसा, क्योंकि देखा गया है कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, अगर दवाइयाँ लेने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है, तो इस पे थोड़ा बताएँ? देखिए, टीबी ज़रूर जानलेवा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीबी जानलेवा नहीं है, पर जानलेवा तब है जब इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है। हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, प्रॉब्लम यही है कि टीबी का इलाज लोग ढंग से करते नहीं हैं। टीबी के इलाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीबी का इलाज जो है सरकार फ्री में करता है। एक पैसा मरीज़ का खर्च नहीं होता है, बल्कि सरकार, अगर आप डॉट सेंटर में एनरोल्ड हैं, आपने अपना आधार दिया है, अपना बैंक अकाउंट दिया है, तो हर महीने ₹1000 आपको सिर्फ़ खाने-पीने के लिए देती है, सिर्फ़ खाने-पीने के लिए, और दवा तो वो फ्री में दे ही रही है। पर मुश्किल यही होता है कि उस टीबी का इलाज जो है वो थोड़ा लंबा चलता है, वो 6 महीना कम से कम चलता है। तो इतना लंबा इलाज में लोग कई बार लापरवाही कर जाते हैं। मेरा यही कहना है कि टीबी का इलाज संभव है। टीबी ज़रूर जानलेवा बीमारी है, अगर आप उसको सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो। टीबी का इलाज फ्री है, 6 महीना इलाज चलता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ़ लॉन्ग इलाज चलेगा, लाइफ़ लॉन्ग इलाज नहीं चलता है। 6 महीने कम से कम का है, उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग टीबी की दवाई को और लंबे समय तक भी देते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ 6 महीने की, तो ये मैं नॉर्मल टीबी की बात कर रहा हूँ, ड्रग सेंसिटिव टीबी की बात कर रहा हूँ। एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उसका इलाज थोड़ा लंबा होता है, उसका इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। हालाँकि वो भी इलाज पूरा का पूरा सरकार फ्री देती है। उसमें से कुछ एक दवाइयाँ हैं जो कम से कम 2-3 लाख रुपए सरकार को कॉस्ट करती है। सरकार को उसका खर्चा 2-3 लाख रुपए का होता है सिर्फ़ एक मरीज़ के इलाज का, वो भी सरकार फ्री में देती है। तो ऐसा नहीं है, बस हमें ये है कि जब हम टीबी डायग्नोज़ करें या टीबी हमारा डायग्नोज़ हो, तो हमें उसका इलाज सरकारी या प्राइवेट जहाँ से भी हम ले रहे हैं, रेगुलरली करें, बीच में ना छोड़ें। सर, आपने बात की कि जो टीबी के मरीज़ होते हैं, तो उनका टीबी का जो इलाज का खर्चा होता है, सारा सरकार उठाती है। तो इस पे थोड़ा बताएँ सर कि अगर कोई टीबी का मरीज़ है, तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए ताकि सरकार उनका खर्चा उठाए और इलाज में सावधानी बरतें? देखिए, टीबी के इलाज में आप 2 तरीके से इलाज करा सकते हैं। एक सरकार जो बिल्कुल मुफ़्त देती है, दूसरा प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, वो आपको दवा लिख के देंगे, तो आप बाज़ार से भी खरीद के खा सकते हैं। कई बार कुछ मरीज़ होते हैं जो सरकारी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट डॉक्टर से जाके अपना प्राइवेट इलाज करते हैं। हालाँकि सरकार अब इसमें भी लगी हुई है कि वो हर प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ टीबी की दवा को मुहैया कराए और उनके यहाँ से ही डायरेक्ट सरकारी दवा ही फ्री कॉस्ट में ही मिल जाए। मेन इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। जब मैं नोटिफाइबल कहता हूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी मरीज़ को टीबी डायग्नोज़ करते हैं, तो हमें सरकार को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये मरीज़ है, इसका ये नाम है, इसका ये आधार नंबर है, इसको मैंने इस कारण से इस तरह के टीबी का इलाज शुरू किया है। इससे क्या होता है, सरकार के पास उस मरीज़ का रिकॉर्ड चला जाता है
और फिर सरकार उसको फॉलो करती है, उनको फ़ोन करती है, उनसे पूछती है कि आप दवा टाइम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आपको दवा खाने से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको दवा मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो सरकार ये सारी व्यवस्था करके रखी है। पर हाँ, ये है कि आपको एक बार सरकारी तंत्र के साथ नोटिफ़ाई करना पड़ेगा, आपको अपना कुछ जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, तो सरकार आपको कुछ पैसे भी आपको साथ ही साथ देती है, ताकि आपको खाने-पीने के लिए भी और एक्स्ट्रा मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका सही इलाज क्या है, और साथ ही डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि इस बीमारी का खर्चा जो है और जो इलाज में जो भी खर्चे होते हैं वो सरकार भी उठाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।